हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने जो आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है फॉर सेशन 2020 टू 21, इस पे एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपके पहले केमिस्ट्री के अंदर थे सिलेबस के अंदर 4 चैप्टर, उसके अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग वो डिलीट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने वो चैप्टर कर रखा है अपने नोटबुक में तो उसके ऊपर छोटा सा ऐसे क्रॉस पुट कर दीजिए सिर्फ। ठीक है, उसके अंदर आपको पेज फाड़ने की, उसको चैप्टर करने की, पिन अप करने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये चैप्टर भी हम कर चुके हैं, ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपका सिलेबस में केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर और बचेगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम करते हैं आज फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हैं आपके सिलेबस के अंदर कुछ लॉज। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनको किसने दिया था, लुइसियर और प्रोस्ट ने। ठीक है, किसने दिया था, लुइसियर और प्रोस्ट ने। ठीक है, वो दो लॉ कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट या डेफिनाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी चीज का कंजर्वेशन होता है मतलब उसको बचाना, ठीक है, कंजर्व करना। इसमें क्या कहता है कि जब मास की बात आ रही है तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि कोई भी सपोज आपकी केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर आपका जो मास है, जो वेट है, वो क्या है, कभी भी ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। सपोज हमारी रिएक्शन है ए और बी, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज सी। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप नोट्स बना रहे हो तो उसके अंदर मत लिखना। ठीक है, देखिए हमने ए जो सपोज जो हमने ए एलिमेंट लिया है वो कितना लिया है हमने 1 kg। ठीक है, और बी को हमने लिया है 2 kg। तो टोटल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने केजी बनना चाहिए, 1 kg प्लस 2 kg दैट इज 3 kg, है ना। जो हमारा मास था, मास मतलब ये, ठीक है, ये क्या हुआ, ना तो ये ऐड हुआ, ज्यादा हुआ, ना ये क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया कि मास है यहाँ पे 1 और 2 ऐड करके कितना होना चाहिए, 3, और 3 ही हमें केजी क्या है जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है वो है। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट लॉ आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आइए हम चलते हैं अब सेकंड लॉ की तरफ दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या कहता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमेशा क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन होते हैं बाय मास। ठीक है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं H2O की बात। H2O क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, हमें पता है। और वाटर आप चाहे कहीं से भी लेके आओ, कोई भी वाटर है, चाहे आपका नल में आने वाला टैप वाटर है, चाहे आपका पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है, चाहे वो आपका वेस्ट वाटर है, कोई भी। ठीक है, हर वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा ऑलवेज। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, इस जो आपका लॉ है इसके अंदर क्या कहते हैं कि वो हमेशा के कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है। सपोज देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेशियो की। ये क्या है, आपका वाटर 2 एटम से मिलके बना है, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। ठीक है, तो ये हमेशा इनके एटॉमिक रेशियो क्या रहेगी, 2:1 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है अब हमारी मास रेशियो। ठीक है, मास रेशियो के अंदर क्या है, वही सेम, क्या है, 2 ये टाइप के एटम से मिलके बना है दैट इज H और O। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एटम कितना है, 2, तो 2 1 जा 2। ठीक है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, ये चीज आपको आगे सिखाई जाएगी कि एटॉमिक मास क्या होता है, कितना होता है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ एज एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूँ। ठीक है, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने मास रेशियो कैसे निकाली थी। ठीक है, अब देखो
ये है, ये तो अभी कट सकता है ना आगे, ये 1 और ये 8, ठीक है। तो वाटर की हमेशा मास रेशियो कितनी रहेगी, 1:8, और उसकी एटॉमिक रेशियो कितनी रहेगी, 2:1, ठीक है। चाहे वो कोई भी वाटर हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस लॉ में क्या कहना चाहता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमेशा क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है बाय मास, ठीक है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरफ, ठीक है। डाल्टन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दी, अपनी एक थ्योरी दी, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं वो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है। जितने भी मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी है, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, टीनी टीनी, टीनी मतलब छोटे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिनको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या उन्होंने बोला, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एटम क्या है, एक ऐसा इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते, अपने आप बना सकते, और ना ही उसको क्या हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। सपोज हमारी कोई भी रिएक्शन, अगर हम वाटर बनाने की ही बात करें, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। हम इसको कहेंगे नहीं इसके अंदर तो कॉपर भी होना चाहिए, तो उस चीज का तो कोई फायदा नहीं है, ना तो हम इसके अंदर पुट कर सकते वाटर के अंदर, और ना ही वाटर की क्या है चेंज होएंगी उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, किसके अंदर कॉपर आ गया तो एक नए टाइप का वाटर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके अंदर ना तो कुछ ऐड कर सकते, ना ही उससे कुछ क्या है निकाल सकते, रिमूव कर सकते। वो क्या है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जो कभी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनके क्या है, आइडेंटिकल है मास के अंदर और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज मैंने वही वाटर वाले एग्जांपल ही हम यहाँ पे देखें तो कहीं से भी वाटर लेके आओ, सबके अंदर क्या होंगे, सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उनकी एटॉमिक रेशियो हमेशा सेम रहेगी और उनकी मास रेशियो भी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो आपके एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हैं तो उनके पास क्या डिफरेंट मास होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला तो हमने ये कर लिया कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला ये है। अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की, ठीक है, तो इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ये अलग टाइप के केमिकल से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। वाटर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या है, हर जो भी आपका एलिमेंट्स है उसके एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और उनके डिफरेंट ही आगे क्या है प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है ये, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। वो स्मॉल नंबर में कंबाइन होते हैं, किस लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। नेक्स्ट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो नंबर है और कितने काइंड ऑफ एटम है वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम वाटर की ही एग्जांपल, मैं आपको हमेशा हर बात में वाटर का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि वाटर इजी है, प्लस आपको आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि अभी आपको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, तो मैं आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल दूंगी तो आप उसके अंदर खुद ही कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे, ठीक है। तो वाटर का एग्जाम्पल मैं बारी बारी आपको इसलिए दे रही हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम H2O की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, H के एटम ऑक्सीजन के, H के ऑक्सीजन के, H के ऑक्सीजन के, ऐसे ही होंगे ना, ठीक है। तो वही इसके अंदर कहना चाहता है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, कि कौन से टाइप के एटम प्रेजेंट है और उनका नंबर कितना है, कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एक गिवन कंपाउंड के अंदर, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, एलिमेंट और कंपाउंड में आपने डिफरेंस पहले से पढ़ रखे हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है, उसको क्या फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो क्या है, एक एलिमेंट है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, एलिमेंट है जिनको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और इसको ब्रेक डाउन करके कुछ नई चीज नहीं बना सकते, फर्दर सिंप्लीफाइड ये नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे अब हम कॉपर की बात करें तो हमारे पास कॉपर एलिमेंट है, तो इसके अंदर सारे क्या है, कॉपर 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 कॉपर, पूरा जो आपका ये एलिमेंट है इसके अंदर एटम किसके हैं, कॉपर के, ठीक है। अब यहां से आपको एटम भी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है, एक एलिमेंट है, किस चीज का,
कॉपर का, ठीक है, कॉपर, उसका सिंबल होता है Cu, इसलिए मैं बार बार Cu लिख रही थी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कॉपर का एलिमेंट, इसके अंदर सारे क्या है, कॉपर कॉपर कॉपर, ठीक है। जो एक है स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है, एक जो है वो क्या है, एटम। समझ में आया कि इसके अंदर अगर कॉपर का एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम किस चीज के हैं, कॉपर के, ठीक है। एलिमेंट एक बड़ी चीज है, इसको सारे इकट्ठे को क्या बोलेंगे, एलिमेंट, और उसके अंदर छोटे छोटे क्या है, एटम्स। समझ में आया, तो एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट एंटिटी है किसकी, एलिमेंट की। देखिए वही मैंने लिखा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड की। ओके, कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी मेड अप बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। सपोज हम यहाँ पे वही वाटर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना देंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या हुआ, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। ओके, समझ में आया। और इसके अंदर क्या है, जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एंटिटीज हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। ओके, समझ में आया। देखिए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ कंपाउंड। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एटम। एटम क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमें पता है मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी स्टेट है वो सारे टाइप की चीजें वो किससे बनी होती है, एटम से। एटम क्या है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर दैट एनीथिंग कैन बी दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, ठीक है। वो इतने छोटे हैं कि वो हम नेकेड आई से, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें क्या है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट आगे क्या है, द साइज ऑफ एटम इज मेजर्ड बाय एटॉमिक रेडियस, ठीक है। आपके जो एटम्स बताए हैं मैंने इसके अंदर, सपोज दिस, इसको मैं अगर बड़ा करके बताऊं तो ये एटम, ठीक है, इसका साइज कितना है, ये किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस के अंदर, ठीक है। आपने मैथ के अंदर सर्कल की रेडियस डायमीटर पढ़ा होगा ना, तो ये पूरा पूरा डिस्टेंस क्या होता है, डायमीटर होता है, और उसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है ना। d/2 इज इक्वल टू आर, डायमीटर बाय हाफ, डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो रेडियस आ जाएगी। तो और ये है किस चीज की, एटम्स की, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब सर्कल का रेडियस होता है, हम वो किसे मेजर करते हैं, हम मीटर में, सेंटीमीटर में, क्योंकि वो हमें क्या दिख रहा है। ओके, और एटम क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, जो हमें क्या है, नहीं दिख रहा नॉर्मल आई से, तो हमें क्या है, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मेजर करने की यूनिट भी क्या है, अलग है, दैट इज नैनोमीटर। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एन और एम, ठीक है। देखिए 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁹ ओके। नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 10⁻⁻10 m एंड इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, एटम कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी है, सबसे कम, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे, सिंबल्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। सबसे पहले डाल्टन, वही साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे, उन्होंने बोला डाल्टन प्रपोज द बिलो सिंबल फॉर द एटम्स, ठीक है। उन्होंने क्या बना दिए, कुछ सिंबल्स बना दिए, कुछ निशान बना दिए, जैसे कि सर्कल के बीच में क्या है, एक साइन डॉट, जिसको रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। कार्बन के लिए क्या है, एक सर्कल को क्या पूरा कलर कर दिया, दैट इज कार्बन। अगर सर्कल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज ऑक्सीजन। सर्कल के अंदर सी लिख दिया तो दैट इज कॉपर। सर्कल के अंदर एल लिख दिया तो लेड। सर्कल के अंदर आई लिख दिया तो आयरन, ठीक है। ये दिया किसने, डाल्टन ने। बट उसके बाद क्या हुए, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए उनके, ये इस बात को बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे और, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस चीज को माना नहीं, उन्होंने क्या अपने अलग विचार थे, ठीक है। देखिए आगे क्या हुआ, Berzelius suggested that the symbols of element be made from 1 or 2 letter of the name of the element. उसके बाद कौन से साइंटिस्ट है, बर्जिलस, उन्होंने बताया कि आप जो ये सिंबल देने का नाम कर रहे हो ना, तो इसका क्या करते हैं, जो एलिमेंट का नाम है ना, उसके फर्स्ट या सेकंड लेटर से बना देते हैं। सपोज अगर उन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन का क्या करेंगे, OX, कार्बन का क्या करेंगे, CA, इस टाइप से, ठीक है। बट क्या है, इस ये वाली बात भी उनकी नहीं मानी गई। तो अब जो लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है वो है IUPAC का,
ठीक है। IUPAC की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे केमिस्ट्री में जब भी कोई एलिमेंट को नाम देने की बात आती है तो वो सब कौन डिसाइड करता है? IUPAC। ठीक है, IUPAC कोई इंसान नहीं है, कोई एक संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट्स, अप्रूव करते हैं। नाउ जनरली सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। ठीक है, अब जो हमारा लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है नेमिंग का, वो क्या कहता है कि सिंबल्स क्या है? फर्स्ट या सेकंड लेटर है किस चीज का, कोई भी एलिमेंट की नेम का इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल। ठीक है, जो भी आपका, जैसे हम कॉपर की बात कर रहे हैं, नाम क्या है? कॉपर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CU से। अब तुम कहोगे मैम इसको CU से क्यों करें, आपने क्या फर्स्ट और सेकंड लेटर से करेंगे तो इसको तो CO से करना चाहिए ना बेटा। बट ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में बाद में आते हैं, इससे पहले आ जाता है कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही CO से, और कॉपर को भी CO से, तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी भी। क्या कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, कॉपर की, इसलिए कॉपर को क्या नाम दे दिया? C और U। इसको हमेशा लिखने का क्या तरीका है? पहला जो लेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल, दूसरा क्या होना चाहिए? शॉर्ट। ठीक है, और दोनों क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आप C लिख दोगे, यहाँ पे आप छोटा सा U लिख दोगे, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ठीक है, वही इसके अंदर बता रहे हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर लिखना चाहिए अपर केस में, एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल केस, मतलब लोअर केस के अंदर लिखना चाहिए। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। ठीक है, कुछ क्या है ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नेम के जो सिंबल है वो उसके साथ क्या मैच नहीं करते। उन्होंने क्या किया, उसके आगे वाले एक को छोड़ के एक और को दे दिया। सपोज हम क्लोरीन की बात करें, CHLORINE, क्लोरीन, इसका सिंबल है C और L। अब कहोगे मैम आपने कहा था फर्स्ट और सेकंड लेटर होना चाहिए, बट सेकंड नहीं है, यहाँ पे सेकंड को क्या कर दिया? कट कर दी। यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट के बाद से द क्या लिया है? थर्ड लिया। तो ये सब रूल किसने दिए हैं बेटा? IUPAC ने। तो इसके ऊपर कोई बहस करने वाली बात नहीं है, मैम ने याद किए, जितने भी टीचर्स हैं सबने याद किए हुए हैं, तो आपको भी याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो कोई सेट रूल है तो उस रूल से हम याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का क्या है? सिर्फ H, कोबाल्ट का CO, क्लोरीन का CL। There are few elements where the symbols were taken from the names of element in Latin, German और Greek। ठीक है, कईयों ने क्या किया? लैंग्वेज चेंज कर दी, उन्होंने इंग्लिश की बात ही नहीं की, वो कहाँ चले गए? अपने लैटिन लैंग्वेज में, जर्मन में या ग्रीक में। ठीक है, जैसे कि Fe की बात करें, Fe का नाम होता है आयरन। ठीक है, ये क्या है? आयरन। तो अब आयरन का अगर सिंबल बनाए तो क्या होना चाहिए? या I होना चाहिए, या IR होना चाहिए, या सेकंड को छोड़ दे तो IO होना चाहिए। ठीक है, बट इसका सिंबल है क्या? Fe। अब तुम कहोगे मैम ये कैसे हो गया, ये तो चेंज हो गया अभी बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि Fe किससे लिया गया है? लैटिन नेम से लिया गया है, जो क्या है? फेरम। ठीक है, आयरन को लैटिन में क्या बोलते हैं? फेरम। और फेरम से उन्होंने क्या ले लिया? इसका सिंबल ले लिया, दैट इज F and E। इसलिए हमेशा Fe किसको रिप्रेजेंट करता है? आयरन को। ठीक है, समझ में आया? अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास के बारे में, और आगे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.